आपको मैंने जितना पढ़ाया है वो आपको, अगर आप उससे आप स्लाइड को अगर आप रट के भी चले जाते हो ना, तो जो आपके बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका जो कट ऑफ होता है वो बहुत नहीं जाता है। यूपीएससी में भी 50% जाता है कट ऑफ। आप लोग, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आरसीए में भी बहुत हाई नहीं जाता कि 100 क्वेश्चन आया तो 100 के 100 सही होने चाहिए, इतना कट ऑफ नहीं जाता, 50-60% कट ऑफ जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, किसको छोड़ना है, कितना करना है अटेम्प्ट, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। ओके सर, सारे लोग ज्वाइन हो गए? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट। शदाब अहमद, आपकी पीपीटी ओपन नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही, सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया, पीपीटी ओपन है सबके लिए। मैम विजिबल है पीपीटी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हम लोग कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो जिन्ना है वो कहते हैं कि 14 पॉइंट्स, हमारी बात सुनो। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसा है कि कुछ हो नहीं पा रहा, तो दिल्ली मैनिफेस्टो होता है। पहले क्या हुआ, दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या होता है, उस टाइम पे वाइसराय थे इरविन। तो इरविन बोलते हैं कि देखो यार, हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, लंदन में होनी है। वहां पे क्या होगा, बहुत बड़ी सी टेबल होगी और वहां पे सारे दुनिया के नेता बैठेंगे, इंडिया से भी नेता लोग जाएंगे, वहां पे बातें करेंगे। ठीक है, इरविन बोलता है कि देखो हम लोग जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो कांग्रेस है उसको कहता है कि आप भी पार्टिसिपेट करो। तो कांग्रेस बोलती है कि एक तो तुम साइमन कमीशन लेकर के आए हो, हमारी बात नहीं सुन रहे हो, तो हम क्यों जाएंगे। तो कांग्रेस अपनी कुछ डिमांड रखती है, बोलती है ऐसा है कि तुम ये प्रॉमिस करो कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होनी चाहिए। कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी में होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम दुनिया जहान के नेता को बुला लो, हमारे एक दो लोग हो। ठीक है, और बोलता है तुमने जो हमारे लीडर्स लोग को पकड़ के रखा है ना, उसको तुम रिहाई दो। तो इरविन जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है नेचर का, तो वो कहता है ऐसा है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। ठीक है, तो इरविन लिटरली रिजेक्ट कर देता है दिल्ली मैनिफेस्टो को, बोलता है कि नहीं आओ, नहीं आना है मत आओ। तो कांग्रेस बोलती है ठीक है, तो फिर हम भी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस जो है ना, इंडिया में बहुत बड़ी पार्टी है इंडिया में। तो अगर तुम सोच रहे हो इतना बड़ा नेशन है, इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, और सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं आएगी, तो वहां पे बात उठेगी ना कि सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं आ रही है, छोटी मोटी पार्टी आएगी लेकिन बड़ी पार्टी नहीं आएगी। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब सबसे ज्यादा लोग को वही रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वही लोग नहीं आ रहे, तो फिर आप कैसे बोलोगे। तो ये लोग बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि हम जो है नहीं जा रहे हैं, हम जो है बॉयकॉट कर रहे हैं आरटीसी, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हम नहीं जा रहे। लाहौर सेशन होता है, लाहौर सेशन में बोलते हैं ऐसा है कि हम नहीं जाएंगे। लाहौर सेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और यहाँ पर ये लोग सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू एक पार्टी बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। या आप याद रखना, ये आता है एग्जाम में। और बोलते हैं कि देखो अब कांग्रेस का ना डोमिनियन स्टेटस और ये सब फलाना ढिगाना नहीं चाहिए, कांग्रेस को चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि अब हमें पूरी आजादी चाहिए। ये नहीं कि तुम अपना राज कर, तुम थोड़ा सा हमें राजपाट दे दो, डिफेंस तुम रखना, सिक्योरिटी तुम रखना, ये सब नहीं। तो दीज आर द थिंग्स। अब ये बोला कि नहीं, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए। आप में से किसी की आई थिंक वो माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो अब बोला 2 साल का टाइम लो, गवर्नमेंट को बोला तुम एक काम करो, तुम 2 साल का टाइम लो, अचानक से तो तुम नहीं दे सकते हो हमें पूर्ण स्वराज, तुम 2 साल का टाइम लो। एंड 2 साल के बाद फिर उनको बोला नहीं, 1 साल का टाइम लो, 1 साल के बाद अगर तुम हमारी बात मान लेते हो, 1 साल तक हमारी बात मान लेते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CDM। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लिखा है कि हम वो करेंगे और उसके बाद हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। तुम हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मत मानो। तो गांधी जी बोलते हैं अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम दो ब्रिटिशर्स को। गांधी जी ना स्टार्टिंग से कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे, ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। गांधी जी कहा था कि इंडिया अभी जो है उस सिचुएशन में नहीं है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाए। गांधी जी फेवर करते थे डोमिनियन स्टेटस को अभी तक, फिर धीरे धीरे गांधी जी भी बदल जाएंगे, उनकी भी वो चेंजेस आएंगे उनके अंदर भी।
तो CDM स्टार्ट करेंगे हम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CWC। वो बोलती है कि आप जो है सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करो और सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको बोलो कि रिजाइन करेंगे। और 26 जनवरी 1930 को बोला जाता है कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, हम अपना झंडा फहराएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। उसी को बोलते हैं हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इस डेट को आप लोग याद रखिए। और हम बोलते हैं स्वराज्य दिवस हम मनाएंगे, ठीक है। तो अब गांधी जी बोलते हैं अच्छा रुक जाओ, मैं अल्टीमेटम देता हूँ, एक बार मैं बात करता हूँ। तो गांधी जी बोलते हैं कि देखो मेरे 11 पॉइंट्स हैं, जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिया था ना, तो इनको भी तो देना था 11 पॉइंट्स। तो बोलते हैं 11 पॉइंट्स है, ये आप मतलब अभी तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप एकदम गो थ्रू कर लो, अगर टाइम है, सारे सब्जेक्ट कर चुके हो तो कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको लिस्ट दे दिया, ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा है, लेकिन अगर बहुत पेपर टफ बनाना हुआ ना तो इसमें से एक दो चेंज करके आपको पूछ लेंगे कि 11 पॉइंट्स इसमें से कौन सा नहीं है, अगर बहुत टफ बना। वैसे RCA में इतना पेपर अभी तक तो मुश्किल नहीं बना है, बाकी आप लोगों की किस्मत है। तो वो बोलते हैं कि 31 जनवरी 1930 तक हमारा जो अल्टीमेटम है, ये जो मैंने डिमांड्स दी है, इसको मान लो, नहीं मानोगे तो क्या करेंगे हम, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। अब इसमें देखो इतना एक्सपेंडिचर कम करना है, आर्मी के ऊपर खर्चा कम करना है, इधर खर्चा कम करना है, लैंड रेवेन्यू कम करना है। ब्रिटिशर्स इनमें से कुछ नहीं मानने वाले थे। तो गांधी जी ने बोला हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रिटिशर्स जो है हमें सॉल्ट के ऊपर टैक्स मांग रहे थे, नमक के ऊपर टैक्स मांग रहे। नमक एक बहुत बेसिक सी चीज है, जो लोग इंडिया पूरा ट्रायंगुलर शेप में है, तो वहां सारे कोस्टल है और कोस्टल लैंड है, तो वहां पे नमक बहुत इजीली बन जाता है। तो अब वहां पे नमक इजीली बन रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो लोगों का ये था कि यार चाहते क्या हो, मतलब नमक एक बहुत बेसिक चीज है। व्हाई गांधी चूज नमक, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो हर गरीब से अमीर उतना ही यूज करता है। तो नमक एक ऐसी मतलब एक ऐसा टॉपिक था जिसमें कि सब लोग जुड़ के आते, ठीक है। व्हाट एंड तो गांधी बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, डांडी मार्च स्टार्ट करेंगे। हमने अल्टीमेटम दे दिया, तुमने सुना नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, डांडी मार्च करेंगे। वाई डांडी मार्च, अहमदाबाद से निकल के हम डांडी तक जाएंगे। तो गांधी जी साबरमती आश्रम में उस टाइम पे रह रहे थे, और वो 78 लोगों के साथ जो है जाते हैं, बोलते हैं हम डांडी जाएंगे, वहां पे हम नमक जो साल्ट लॉ है उसको हम लोग तोड़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही होता है कि हम कोई कानून तोड़ेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं कि आप लोग टैक्स पे मत करो, आप लोग जो हैं, अगर आप लॉयर्स हो तो अपनी नौकरी छोड़ दो, पब्लिक जो भी चीजें हैं, लॉ कोर्ट है, उसको बॉयकॉट करो, गवर्नमेंट सर्वेंट आप रिजाइन कर दो। ये सारी चीजें आप देखो, वो रिजाइन करने की बात, छोड़ने की बात, ये सारी हो रही है। जब आप एकदम एंड में पहुंचोगे ना, मतलब जब इंडिपेंडेंस होने वाला होगा, तब ये सारी चीजें मना की जाएंगी। ये चेंज है गांधी की पॉलिसी में। तो वो बोलते हैं आप जो सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, नॉन वायलेंस करोगे, हम उसी से जो है अचीव करेंगे। तो लोकल लीडर भी सारे लोग, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा था, तो सब लोग जो है आते हैं, सब लोग जो है वो लॉ को तोड़ते हैं। एंड वो लोग मुट्ठी में गांधी जी ऐसे करके सॉल्ट उठाते हैं, बोलते हैं कि देखो लॉ टूट गया। तो आपको क्या लगता है, इरविन जो बैठा है वो तो चुपचाप नहीं बैठेगा। तो उसने बोला कि क्या है, क्यों कर रहे हो तुम लोग। तो बोला कि पूरे इंडिया में करना है। इससे आता है सवाल कि सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ कहाँ पे हुआ था, डिफरेंट प्लेसेस पे। देखो मैंने इसमें आप लोग को पूरा PPT लिखा है, बट मैंने हाईलाइट किया है नाम को। तो आप लोग अभी के लिए, मतलब जब आपका RCA का पेपर हो तब के लिए, सिर्फ तमिलनाडु में किसने करा था इतना याद रखना, कि राजा जी ने करा था, ठीक है। आपको बस इतना सा याद होना चाहिए, और कुछ आपको याद करने की जरूरत अभी नहीं है। बस उन्होंने वहां पे जो है सॉल्ट लॉ तोड़ा था। अब बहुत सारी जगह पर हुआ, कहाँ पे हुआ, मालाबार, दैट इज केरला। तो आपको नाम याद रखना, लीडर जो है ना उनका नाम है के कलप्पम, और उन्होंने एक और लोकल नाम से वाइकम सत्याग्रह बोलते हैं वहां पर उसको। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते कि वाइकम सत्याग्रह जो था वो किससे था, के कप्पलम था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा पिल्लाई जी थे, ठीक है। बाकी अभी आपको मैंने इसमें लिख दिया है, अभी आपको जरूरत नहीं, ये मैच करने को आ जाता है। एक बार 2022 या 23 में आंध्र प्रदेश में किसने लीड करा था, एक स्टेटमेंट में UPSC ने ये सवाल पूछा है। तो इस तरह के सवाल आपको आ जाते हैं, किसने कहां से करा था, आपको बस लीडर के नाम याद होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब उड़ीसा में गोपाल बंधु करते हैं। असम के अंदर ना कनिंगम सर्कुलर होता है। ये क्या होता है कनिंगम सर्कुलर, सरकार जो होती है बोलती है कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर पॉलिटिक्स में दिखा,
अगर पॉलिटिक्स करते हुए दिखा या प्रोटेस्ट करते हुए दिखा तो हम क्या करेंगे, उसको बैन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो रही थी। वहां पे भी चंद्रप्रभा सैकानी है, वो बोलते हैं कि ऐसा है कि मैं जो फॉरेस्ट लॉ पे ब्रेक करूंगा, वहां पे मैं फॉरेस्ट में कुछ कानून थे मैं उसको नहीं मानूंगा। बंगाल में भी आपके बोस, सुभाष चंद्र बोस और जेएम सेनगुप्ता, ये सारे लोग हर जगह जगह पे आपको दिख रहा है कि जो सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, वो पैन इंडिया फैला हुआ है। बिहार में भी होता है। अब आप बोलोगे मैम बिहार तो लैंडलॉक है, वहां पे तो आसपास समुद्र नहीं है, तो वहां पे कैसे बनाएंगे? तो वहां पे एक नाखस करके एक पॉन्ड होता है, तालाब जैसा कुछ होता है, तो वहां पे अंबिका कांत सिन्हा जी जो होते हैं वो वहां पे करते हैं। बाकी गवर्नमेंट ने और क्या बोला था, बाकी गांधी जी ने बोला था कि आप चौकीदार टैक्स मत देना, आप टैक्स मत दो, आप ये सारी चीजें करो, कुछ कुछ मत करो, आप गवर्नमेंट की बात मत सुनो। दीज आर मतलब जितने भी आप लॉ तोड़ोगे सब आपके सीडीएम के अंदर आ रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेशावर में, ठीक है, वहां पे एक लीडर होते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, वो उनको बोला जाता है कि वो फ्रंटियर गांधी थे। ठीक है, वो जो आपका अफगानिस्तान वाला पार्ट है ना, पख्तून वाला जो पार्ट है, वहां के, तो उनको बादशाह खान भी बोला जाता है। तो वो बहुत ही गांधी को मानते थे, बहुत ज्यादा मानते थे वो। और जो वहां के जो पैठान लोग थे ना, जो ट्राइब थी, पैठान ट्राइब थी, वो सबको इकट्ठा करते हैं, लेकिन गांधीयन लाइन पे कि हम सत्याग्रह करेंगे, हम ये करेंगे। ठीक है, तो पख्तून एक मतलब वो मंथली पॉलिटिकल मैगजीन टाइप का वो निकालते थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था खुदाई खिदमतगर, और रेड शर्ट्स भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपको याद रखना है, वो आप किसी भी सूरत पे भूल नहीं सकते। ठीक है, तो ये आप, इससे सवाल आता है कि खुदाई खिदमतगार और रेड शर्ट से कौन कौन एसोसिएटेड है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि ये गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे और इन्होंने सारी सत्याग्रह। अब धारसेना के अंदर सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मनीलाल, ये लोग जाते हैं धारसेना में, बोलते हैं कि भैया यहाँ पे हम जो है सॉल्ट बनाएंगे, वहां पे उनके ऊपर लाठी चार्ज वगैरह भी होता है। अब मणिपुर में और ये नागालैंड में एक छोटी सी बच्ची होती है, उस टाइम पे जब उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया होता है, 13 साल की होती है, गार्डन ल्यूस का नाम होता है, और उसका कजन होता है हैप्पी हडोंग। तो वो लोग इतनी छोटी उम्र में, 16 साल की जब वो होती है, जब वो जेल जाती है, तो वो वहां पे प्रोटेस्ट करती है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जो नेहरू जी होते हैं वो उनसे बाद में मिलने भी जाते हैं, 1936-37 के आसपास वो उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़की है ना, ये डॉटर ऑफ द हिल है, और वो उनको टाइटल देते हैं कि ये रानी है। तो रानी गैडनलियो जो है, आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? समटाइम क्या होता है कि आप ना इस सब चीजों को कोट कर सकते हो अपने हिस्से में। अभी क्या है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने वुमेन को रिप्रेजेंटेशन बिल पास किया था कि पॉलिटिक्स में, तो आप इस तरह के ना आप लिख सकते हो कि उस टाइम से। तो ये जो रानी गैडनलियो हैं, ये उस टाइम पे अरेस्ट होती है, और ये इंडिपेंडेंस जब होता है ना, तब इनको छोड़ा जाता है। तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है जेल में बिता दी। तो ये एक नेशनलिज्म भी है और एक दिखाता है वुमेन एम्पावरमेंट भी है। तो इस तरह के आप जो अपने एस्से में भी कोट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपके जो है मार्क्स बढ़ेंगे, और आपको जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि भैया हाँ, आपको चीजें आती हैं। ठीक है, तो अभी जो है चीजें जो है चल रही हैं। ठीक है, तो अब हाथ से बात निकलते जा रही है, दुनिया जहान में प्रोटेस्ट हो रहा है, सब जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बोलता है अरविंद, बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात करते, बातचीत से ही बात होती है ना। तो बोलते हैं ठीक है चलो बात करते। तो गांधी जी से बोलता है अच्छा बताइए आपको क्या क्या मनवाना है। तो गांधी जी बोलते हैं जितने हमारे प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जिनको तुम जेल में लेके गए हो, उनको तुम छोड़ दो। बोलता है कि ठीक है छोड़ दूंगा। तुमने जितने भी फालतू के फाइन लिए हैं इन लोगों से वापस करो। बोलता है ठीक है कर दूंगा। तुमने इन लोगों के जमीन जब्त किए हैं, अगर तुमने किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेचा है तो इनको वापस कर दो। जिन लोगों ने नौकरी छोड़ी थी सीडीएम के चक्कर में, उनके साथ लीनियंट ट्रीट करना, मतलब उनको परेशान नहीं करोगे तुम। ठीक है, हम सॉल्ट बना सकते हैं अपने खर्च करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, लेकिन अपने खर्च करने के लिए हम सॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, और हम पिकेटिंग कर सकते हैं। पिकेटिंग मतलब होता है कि आप ना सामान ब्रिटिशर्स के निकाल करके एक जगह पे उसको जलाना, ठीक है, उसको पिकेटिंग बोलते हैं। तो हम वो सब कर सकते हैं। तो इरविन बोलता है चलो ठीक है। उस टाइम पे जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात होती है ना, तो भगत सिंह भी जेल में होता है। गांधी जी भगत सिंह के बारे में बात नहीं करते, और उनके जो साथी थे उनको भी डेथ सेंटेंस हो जाती है, गांधी जी बात नहीं करते। इसके बाद गांधी जी को बैकलैश झेलना पड़ता है। गांधी जी, जो यूथ होती है वहां की यूथ, कहती है कि आपने भगत सिंह के बारे में क्यों नहीं बात की। तो आपको मैंने पहले दिन क्लास में बताया था कि गांधी नेवर सपोर्टेड वायलेंस।
वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में, गांधी ने कभी वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं किया। तो भगत सिंह के बारे में बात नहीं करते और भगत सिंह को उसके बाद फांसी हो जाती है, ठीक है। तो गांधी बोलते हैं कि ठीक है, अब बातचीत हो रही है तो दोनों तरफ से बात होगी ना। तो गांधी कहते हैं कि ठीक है, मैं जो हूँ सस्पेंड कर देता हूँ, मैं मूवमेंट रोक देता हूँ, और जो आरटीसी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी होगी उसमें मैं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनका सिविल डिसोबीडियंस खत्म हुआ। अब दूसरे में बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फिर कराची में सेशन होता है कांग्रेस का, हर साल मिलते थे ये लोग। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, कांग्रेस को भी ये बात बुरी लगी थी कि भगत सिंह के बारे में ये बात नहीं करी, बट उन्होंने बोला कि नहीं, भगत सिंह जो है बहुत ब्रेव थे, ये थे फलाना। लेकिन गांधी जी को डायरेक्ट उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया कि आपने गलत करा, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट हो गया। उस टाइम पे कराची सेशन आपके लिए दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, दो रेजोल्यूशन पास हो, एक फंडामेंटल राइट्स के लिए, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एनईपी, ये दोनों अडॉप्ट हुए। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस टाइम पे पहली बार लोगों को ये बताया गया कि जो हम लोग इतने दिन से स्वराज 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 मांग रहे हैं ना, स्वराज है क्या, तुम लोग जानते हो स्वराज है क्या। लोगों को पहली बार बताया गया कि स्वराज होता क्या है। ये पहली बार हुआ, इतने टाइम से मांग रहे हैं। अच्छा, स्वराज वर्ड इज गिवन बाय दादा भाई नरोजी आई थिंक। और चलो मैं तुम्हें इसको कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि ये समटाइम ना बाल गंगाधर से लोग कंफ्यूज करते हैं। बाल गंगाधर ने नहीं मैम, दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसको पॉपुलराइज किया है। आई थिंक 1906 के अंदर सेशन था, उसमें दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था जी मैम। तो फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है, जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो सोशलिस्टिक थे, ठीक है, वो बहुत सोशलिस्टिक थे। उनका ये मानना था कि मतलब सरकार होती है वेलफेयर के लिए बनना चाहिए, लोगों के लिए बननी चाहिए। तो इस तरह से उनका सोशलिस्टिक इंक्लाइनेशन था। तो वो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स बनाते हैं। ये आप लोग पढ़ लेना एक बार, अगर आपके पास टाइम है तो। इतना पेपर टफ नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये सारे राइट्स आपके पास अभी भी हैं, आपने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारी वो बात करते हैं कि हम जो है रेंट को एग्जेम्प्ट करेंगे, लैंड रेवेन्यू कम करेंगे, ये सारी बातें होती हैं कि पीजेंट्स के लिए काम करेंगे, वर्कर के लिए काम करेंगे, जो वर्कर हैं जो बुरी कंडीशन में काम कर रहे हैं उनके लिए काम करेंगे। लिविंग वेज का कंसेप्ट आया। ये लिविंग वेज का जो कंसेप्ट है ये आपके डीपीएसपी में भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब डीपीएसपी पढ़ेंगे। लिविंग वेज का क्या मतलब होता है आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं पूछूंगी आप लोग से, ठीक है। अब गांधी जी बोलते हैं चलो ठीक है, अब तो कोई मसला नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा, सेकंड वाले मीटिंग में तो जाना है, सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है। सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी और कांग्रेस जाती है, बाकी फर्स्ट में नहीं जाती और तीसरे में नहीं जाती। बाकी जो लोग थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, पारसी, वुमेन, लिबरल, अंबेडकर साहब, जस्टिस पार्टी, ये सब लोग जाते हैं, ठीक है। ये सब लोग सारी मीटिंग में जाते हैं। गांधी जी जो हैं वो सेकंड में जाते हैं, और जो अंबेडकर हैं वो सब में जाते हैं, ठीक है। गांधी जी गए, उम्मीद से तो गए थे, लेकिन आपको पता है ना कि गांधी को भी पता था ब्रिटिशर्स की फितरत क्या है, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो गांधी जी वापस आ गए वहां से, ठीक है। उनको ऐसे वहां पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई। तो गांधी जब वापस आए तो उन्होंने बोला ऐसा है कि हमें तो बेवकूफ बनाया गया, ठीक है। तो अब जो मैंने बंद किया था ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब मैं वापस से चालू कर रहा हूँ। तो फेज 2 स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, सरकार बदल चुकी होती है, इरविन जो है ना अब नहीं होता, ठीक है। अब विलिंगडन है, जो लॉर्ड विलिंगडन है वो बन चुके होते हैं वाइसराय। तो बोलते हैं ऐसा है कि अब तुम लोग कुछ भी, हाँ कौन, एक मिनट, किसी को कोई सवाल है क्या? आप में से किसी का नहीं माइक ऑन है, आप प्लीज ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो अब जो है बोलते हैं कि अब तुम ना कुछ भी करके दिखाओ, मतलब नेशनल मूवमेंट बना के दिखाओ, कुछ भी करके दिखाओ। बोलते हैं कि कांग्रेस का गुडविल की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नेशनल मूवमेंट किसी भी तरीके से सरकार कहती है कि कुछ भी हो जाए हम अलाउ ही नहीं करेंगे। गांधी जी को उठाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कांग्रेस को बोला जाता है कि कांग्रेस ऐसा है भैया कि तुम जाओ जेल, ठीक है, तुमको करते हैं बैन। सारे नेता को उठा के पकड़ के जेल, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। एंड फाइनली गांधी जी 1934 में ऐसा होता है कि अब तो सारे लीडर्स जेल में हैं, ना कुछ चल पा रहा है। तो गांधी जी बोलते हैं ऐसा है कि मैंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया,
तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ऐसा बहुत कोई सक्सेस नहीं मिलती है, बट पहली बार इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस होता है, लोग कानून तोड़ते हैं और पूरे पैन इंडिया में होता है, नॉर्थ के कुछ स्टेट को छोड़ करके मैक्सिमम सब जगह पर ये होता है। अब ये बीच में क्या करते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गए वहां पर, तो बोलते हैं वहां के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटिश के, रामसे मैकडोनल्ड, वो कहते हैं कि एक कमेटी बनती है, लोथियन कमेटी नाम होता है उसका, तो बोलते हैं कि इंडिया में जितने भी माइनॉरिटी है ना, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, मतलब सबका इलेक्शन जो है अलग से होगा। तो ये पॉलिसी पता है क्या है कि फूट डालो और राज करो, तो इतना तोड़ दो, पहले तो मुस्लिम का अलग से हो ही रहा था, अब यूरोपियंस को भी दे दो, सिख को दे दो, क्रिश्चियन को दे दो, सबको अलग अलग आप क्या करो, आप इलेक्शन सबका अलग करा रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि आप किस तरीके से इंडिया को डिवाइड कर रहे हो। तो बोलते हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। जो अंबेडकर जी होते हैं उनको लगता है कि नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर जी डिप्रेस क्लास से होते हैं, तो उनका ये मानना होता है कि इंडिया में जात पात तो खत्म होने वाला नहीं है, तो हमारे लिए कोई तो एटलीस्ट कह रहा है, तो हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो बोलते हैं कि आपकी जो मुस्लिम जहां पर मुस्लिम है वहां पर आपको वेटेज के हिसाब से मिलेगा, डिप्रेस जो क्लास हैं, जो एसटी एससी ओबीसी हैं, सॉरी ओबीसी नहीं एसटी एससी, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दे देंगे। तो इस तरह की बात करी जाती है कि सबके इलेक्शन अलग अलग। गांधी जी जेल में, गांधी जी 1931 में जेल में चले गए। कांग्रेस ऐसा बोलती है, कांग्रेस को ना कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। कांग्रेस ना तो कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट करती है, ना ही एक्सेप्ट करती है, ठीक है। बाकी जितने भी लीडर होते हैं वो बोलते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुम हिंदूज को भी डिवाइड कर रहे हो, कि हिंदूज में भी जो एससी एसटी हैं वो अलग से वोट देंगे, तुम उधर भी डिवाइड कर रहे हो। तो कितनी डिवाइड वाली इनकी पॉलिसी चल रही थी। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंडिया में यूनिटी हो रही थी, लोग एक साथ मिल करके ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को अटैक कर रहे थे। तो ये इनकी चाल होती है कि हाँ, इनको फूट डालो और राज करो। तो गांधी जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। तो गांधी जी बोलते हैं मैं जो हूँ भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। वो जेल के अंदर भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। तो उस टाइम पे अंबेडकर, एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय, ये लोग सब आते हैं, बोलते हैं काम करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अंबेडकर जी भी लड़े हुए थे कि नहीं नहीं, डिप्रेस क्लास का तो उत्थान होना चाहिए, बहुत ज्यादा परेशान है डिप्रेस क्लास, जो कि थी उस टाइम पर थी। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर जी बोलते हैं चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते हैं, हम रिजर्व कर देते हैं, कुछ सीट को रिजर्व कर देते हैं। जितनी रिजर्व सीट पहले थी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो 71 सीट रिजर्व थी, उसको बढ़ा के 147 कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर में, और 18% बढ़ाया सेंट्रल लेजिस्लेचर में, कि चलो खुश रहो, तुम्हें क्या, तुम्हें डर है ना कि तुम्हारी मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी, हम सीट बढ़ा देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लो। अंबेडकर जी भी बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। तो ये जो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच की बात है, जो पैक्ट हुआ, ये पूना में हुआ, तो वहां पे साइन किया गया, पैक्ट को साइन, दैट इज पूना पैक्ट, उसको हम लोग पूना पैक्ट बोलते हैं। अभी सारी चीजें सही चल रही हैं, 32 तक सही चल रही हैं चीजें। अब क्या है, परेशान हो चुके हैं, है ना। अब इलेक्शन की बारी आने वाली है, ठीक है, इलेक्शन आने वाला है। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा था ना, लास्ट टाइम जब इलेक्शन था तो स्वराजिस्ट लोग आए थे, नो चेंजर्स लोग आए थे। तो इस बार भी लोगों का यही कहना था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको हम लोग न्यू स्वराजिस्ट बोलते हैं। इसके मैंने नाम लिखे हैं, आप लोग इसको रट लेना प्लीज। ये सवाल आता है कि हु आर द न्यू स्वराजिस्ट, हु आर द स्वराजिस्ट, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप लोग याद कर लेना इस चीज को। अब इन लोगों को दिख रहा है कि चीजें जो है ना हाथ से जा रही हैं, इंडिया में अफरा तफरी मच रहा है, तो अब क्या आएगा, फिर से एक कैरेट आएगा ना, कैरेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक एक्ट ला करके देते हैं कि लो, तुम कहते हो ना हम तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे, देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। एक बढ़िया सा एक्ट लाके दिया। मैं आपको एक्ट डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगी, सारे एक्ट मैंने आपको एक साथ पढ़ाने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये लोग बोलते हैं क्या चल रहा है, तुमसे इंडिपेंडेंस मांगी है ना, तुमसे हमने ये सब तो नहीं मांगा, तुम तो अपनी बातें कर रहे हो, उसमें अपनी पावर की बातें बता रहे हो, हमारे लिए क्या है। तो लखनऊ में और फास्ट फूड सेशन होता है, वहां पे ये लोग बोलते हैं कि हम नहीं मान रहे इस फालतू एक्ट को, हमसे नहीं होगा ये वाला एक्ट बर्दाश्त। फाइनली कांग्रेस जो है फास्ट फूड सेशन और लखनऊ सेशन के अंदर बोलती है कि हम जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इलेक्शन होता है एंड कांग्रेस जो है अपनी सरकार बना देती है।
ठीक है, कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, कांग्रेस जो है प्रोविंस में, स्टेट में अपनी सरकार बनाती है और वो सरकार 28 मंथ तक चलती है। ठीक है, तो बॉम्बे में उनकी सरकार होती है, मद्रास में होती है, सेंट्रल प्रोविंस में होती है, उड़ीसा में होती है, यूपी, बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, असम, यहाँ पे बाद में बना लेते हैं, मतलब यहाँ पे मेजोरिटी नहीं आती इनकी लास्ट 2 में, बाद में वहां पे बन जाती है। तो अब यार कांग्रेस, मतलब अब सोच रहा, इंडिया में अपनी सरकार बनी है, लोग खुश होंगे, तो लोगों को उम्मीद थी कि हमारे रिफॉर्म्स करेंगे, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स कांग्रेस करती है कि लॉ एंड ऑर्डर पे रिफॉर्म्स करती है। जो फालतू में जो पुलिस किसी को भी उठा के लेके चली जाती थी, सीआईडी फालतू के काम करते थे, तो वो सारे दुनिया भर के जो रेंट थे, टैक्सेस थे, जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लेकर के आती है, लेबर रिफॉर्म करती है कि कोई से किसी से तुम ज्यादा काम नहीं कराओगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आती है कि हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं है, हमें उस पर काम करना है, सोशल रिफॉर्म की टबू वगैरह जो है वो सबको आप हटाओ। ठीक है, तो दुनिया भर के काम करती है सरकार, अच्छा, कांग्रेस जो है अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जैसे कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, उसके थोड़ा अगेंस्ट होती है कांग्रेस, तो उनके लीडर्स को छोड़ा नहीं जाता, बाकी सारे जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको कांग्रेस रिहा करवा देती है जेल से, बट उनके लीडर्स को नहीं छोड़ा जाता। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप अपने ही लोगों पे लाठी चलवा रहे हो, आप अपने ही लोगों को मार खिलवा रहे हो, तो इस तरह से चलता है। तो ये वाला जो टाइम है 37-38 के आसपास, हम 1937-38 के आसपास हम आ चुके हैं, कांग्रेस का रूल चल रहा है। ठीक है, अब वर्ल्ड में देखो क्या हो रहा है, वर्ल्ड में स्टार्ट होने वाला है वर्ल्ड वॉर 2, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 जो है स्टार्ट होने वाला है। अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इन लोगों को पहले वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया ने सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया को मिला क्या उसके बदले, रॉलेट एक्ट और खिलाफत, है ना, ये मिला। तो ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बोलते हैं कांग्रेस सरकार है, वहां पे सरकार बना चुकी है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो पूछते नहीं है कि आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे, वो इंडिया से बिना पूछे बिना बात किए कहते हैं नहीं, इंडिया तो हमें सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो हमारा वॉर में सपोर्ट कर रहा है। गांधी जी का ये था कि वॉर में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉन वॉयलेंस मानते थे, बट इस पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। सुभाष चंद्र जी जो हैं वो कुछ और बोलते हैं इसको लेकर के, वो मैं आपको कभी और पढ़ा दूंगी। तो बाकी लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे, तुम हमसे ये बोलो कि तुम वॉर खत्म होने के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दोगे, तुम हमारे पास पावर ट्रांसफर करोगे, तभी हम तुम्हारा साथ देंगे, वरना तुम जाओ। तो उस टाइम पे वाइसराय होता है लिनलिथ गो, वो कहते हैं ऐसा है कि हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे, हम कोई पावर नहीं दे रहे, एक तो हम ऑलरेडी परेशान है और हम यहाँ पे अभी ये सब नहीं कर सकते, यहाँ से हम छोड़ के जा नहीं सकते, हम तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बना सकते अभी, तो अभी तो तुम रहने दो और हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सपोर्ट तो मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे और आप वहां पे इतने वॉर लड़ रहे हो, और अगर यहाँ पे भी प्रोटेस्ट वगैरह होना चालू हो गया तो फिर आप कैसे संभालोगे, तो इनको सपोर्ट चाहिए था इंडिया का। ठीक, तो जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो कहते हैं कि देखो, जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है ना, तो अभी क्या है कि वो लड़ रहे हैं ना उधर, तो हम जापान से हम हेल्प ले सकते हैं, और ये लोग परेशान हैं तो हम लोग इनकी परेशानी का फायदा उठाएंगे और हम लोग अभी क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि आप एडवांटेज उठाओगे किसी और की डिफिकल्टी से। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो जो गांधी जी होते हैं वो कहते हैं, स्टार्टिंग में गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम किसी और की परेशानी में हम ऐसे मतलब एडवांटेज नहीं उठा सकते। तो नेहरू जी भी ये बात बोलते हैं, सुभाष चंद्र जी बोलते हैं कि हमें उठाना चाहिए, हमें अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, 2 या 3 साल के बाद यही होना है, लेकिन इस टाइम पे नहीं होता है। तो कांग्रेस बोलती है कि ऐसा है, तो हम सरकार हैं, हमने सरकार बनाई, तुमने हमसे बिना पूछे अपने हमारा सपोर्ट मान लिया, तो हम तो फालतू है ना फिर तो कांग्रेस सारी जितनी भी मिनिस्ट्री होती है सबसे रिजाइन कर देती है, 1939 तक सब रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, और मार्च में कांग्रेस बोलती है कि चलो अब क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक वॉर में एक कंट्री है वो होने देगी क्या, जो ऑलरेडी वॉर से परेशान है, तो वो क्या करेगी कि नहीं कोई नहीं करेगा, जेल भेज देंगे, वो कर देंगे। और अभी जो है, जब कांग्रेस का रूल था ना, तो ऐसा मुस्लिम लीग जो है ब्लेम करती है, एक पिरपुर करके एक सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी उसमें कि जो मुस्लिम्स हैं कांग्रेस रूल के अंदर, जो मुस्लिम्स को बहुत परेशान किया गया, इस तरह का एक रिपोर्ट आया था सामने कि जानबूझ के मुस्लिम्स को परेशान किया गया है। तो कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है ना, वो बोलती है ऐसा है ना
कि हमें तो अलग चाहिए, हमें तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो जो भी वो वाले एरियाज हैं जो आज का पाकिस्तान है, जो मतलब सारे बलूचिस्तान और ये सब मिला करके, तो ये क्या करती है, एक जोग्राफिकल एरिया उठाती है और बोलती है कि देखो ये जो जगह है ना, दैट इज वेरी पाक, पाक मीन्स प्योर, ठीक है। तो बोलते हैं ये पाकिस्तान है, तो दैट इज पाकिस्तान। ये सारे एरिया को मिला के बोलते हैं कि ये पाकिस्तान है। हमें क्या चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, हमें वहां पे वही चाहिए, ठीक है। तो अब ये मसला, ये सब कुछ चल रहा है। इन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम हमें सपोर्ट कर दो, हम तुम्हें एक ऑफर देते हैं। उसका नाम था अगस्त ऑफर। ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं, बोलते हैं कि अच्छा सुनो, तुम हमें सपोर्ट कर दो, उसके बदले हम तुम्हें ये दे रहे हैं, बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। मजाक सा फील हो रहा है ना कि यार वो हम बहुत पहले मांग रहे थे, अब हम नहीं मांग रहे, अब हमें पूरी आजादी चाहिए, तो फिर से डोमिनियन स्टेटस बोल रहे हो। और बोल रहे हो कि देखो जो वाइसराय की जो काउंसिल है ना, जो वाइसराय 4 मिनिस्टर के साथ मिलके काम करता है, उसमें हम काम करेंगे कि उसमें इंडियंस की मेजोरिटी होगी। आजादी की बात नहीं है, अभी भी अपनी ही बात है कि हमारे पास ही पावर रहेगा। जो वाइसराय की जो काउंसिल है उसमें मिनिस्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम इंडियंस रहेंगे। और मतलब हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे, हम इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नीड सब पे ध्यान देंगे। और अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी है, मतलब मुस्लिम, मतलब स्पेशली मुस्लिम लीग के लिए बोला गया कि अगर मुस्लिम लीग फ्यूचर में किसी भी तुम कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो फ्यूचर में और मुस्लिम लीग मना कर देती है कि ये नहीं होगा, तो वो माना जाएगा। कांग्रेस बोलती है पागल वागल हो क्या, एक तो डोमिनियन स्टेटस हम जमाना हो गया, तुमसे तब पहले मांग रहे थे। तो नेहरू जी बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज अ डेड एज अ डोर नेल। ये आता है सवाल कि किसने बोला था, ठीक है। और लीग को सुनाई देता, अच्छा ये बोल रहा है कि मतलब हमें वीटो पावर मिल गई, मतलब हम किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो लीग होती है मान लेती है, कहती है नहीं नहीं सही बोल रहा है, मतलब सही है, ऑफर तो अच्छा है। बट कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है। कांग्रेस का था कि हमें चाहिए आजादी, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये सब चल रहा है, तो बोले कि एक काम करो, अब इनको समझ में नहीं आ रही हमारी बात, हमारा जो पेशेंस है ना, जो हम नेशनलिस्ट लोग हैं उनके हम जो पेशेंस दिखा रहे हैं ना, तो इनको लगता है कि हम लोग वीक है, ठीक है। एग्जाम में सम टाइम आता है आपको सवाल कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जब हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या था। उसके पीछे ये रीजन था कि नेशनलिस्ट पेशेंस जो है वो वीकनेस नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम पेशेंस दिखा रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं। और हम लोग जो है ना, नाजी मतलब जर्मनी वाले लोग जो हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं, ना उनसे मतलब है, ना हम तुम जो ब्रिटिशर्स हो उससे मतलब है, हमें आजादी चाहिए, ठीक है। तो हमारी बात चुपचाप से मान लो, हम कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक इंसान, सिंगल इंसान, क्योंकि आप साथ में लेकर के जाओगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग वॉर से ऑलरेडी परेशान है, तो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं कर पाओगे, फिर मारपीट होने लगेगी। तो मिला कि अकेले अकेले सब लोग जाओ और दिल्ली पहुंचो, चलते चलते जाओ जैसे जाओ। तो ये एक तरह का इंडिविजुअल सत्याग्रह था, हर कोई अपना अपना जा रहा था। सवाल आता है कि सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया, दैट इज विनोबा भावे। फिर दूसरा नेहरू जी ने करा। आजकल ये सारे ना सबको याद हो जाते हैं, तो आप तीसरा पूछने लगे, तो ब्रह्मदत्त तीसरे थे, ठीक है। तो ऐसे करके लोग जा रहे हैं और ये लोग क्या करते थे, लोगों को उठा रहे थे। ऐसे करते करते 25,000 लोगों को ये लोग उठा चुके होते हैं, मतलब उठा के जेल में डाल चुके होते हैं। तो इससे भी एज सच कोई सक्सेस नजर नहीं आ रही है। और इधर ब्रिटेन को लग रहा है कि यार ये लोग साथ दे नहीं रहे, ऊपर से ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का तमाशा है ये। तो क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी ना गांधी जी से थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो सॉरी, जो चर्चिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के होते हैं, वो बोलते हैं ऐसा है कि तुम जाओ, तुम्हारी तो बनती है ना गांधी से, तुम जाओ जाके मनाओ कि किसी तरह आप वॉर को मान जाओ, वॉर के लिए हमें सपोर्ट कर दो। और इंडिया में जो वाइसराय था उस टाइम लिनलिथ गोल था। तो क्रिप्स मिशन आता है, वो बोलता है कि अच्छा चलो बात करते हैं, है ना, बात करते हैं तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम्हारे लिए ही बात करूंगा। तो बोलते हैं इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, मतलब ये वो वाली बात है कि इधर से कान नहीं, इधर से कान घुमा के पकड़। इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है, किसी को समझ में नहीं है कि बोलना क्या चाह रहे हो। क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस है? नहीं, डोमिनियन स्टेटस मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है।
और बोली तुम जो हो यूनाइटेड नेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम जो है बाकी जो इंटरनेशनल बॉडीज है वहां पे भी जाके पार्टिसिपेट कर, मतलब एहसान कर रहे हैं, जैसे मतलब हमें दे रहे हो तुम कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एहसान कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद जो है ना, आप जो क्या करना, आप जो है अपनी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना आफ्टर वॉर। लेकिन क्या होगा कि कुछ मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, और जो वो है प्रिंसली स्टेट है जहाँ पे अभी भी राजा लोग का चल रहा है, वहां से नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे, मतलब नाम जाएगा, वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आएंगे। कांग्रेस बोलती है हमें ना सबको इलेक्शन के थ्रू लाना है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कांग्रेस को तो वो चीज पहले समझ में नहीं आई। फिर बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, वो तो हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, इंडियन यूनियन। तो मुस्लिम लीग कहती है इंडियन यूनियन क्या है, पाकिस्तान कहाँ गया, ये कौन सी बात है, मैं पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहा हूँ, तुम इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस कह रहे हो, नहीं चाहिए। तो मतलब किसी को ये चीज समझ में नहीं आती, और फिर ये बोलते हैं कि आप एक काम करना कि जो आप है ना आप पूरा राज करो, लेकिन जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है ना वो हमारे हाथ में रहेगा, जो वाइसराय की पावर है वाइसराय के पास रहेगा। तो आप बताओ कि फिर पावर रहा कहाँ, सारे पावर्स तो उन्हीं के पास थे। ये वही बात है कि घुमा फिरा के किसी तरह अपनी बातें मनवाना। तो मुस्लिम लीग को भी समझ में नहीं आता, मुस्लिम लीग बोलती है पागल वागल हो क्या, हम तो तुमसे तब से बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमारे पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई। गांधी जी कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है ये, ठीक है। ये सवाल आता है कि पोस्ट डेटेड चेक किस चीज के लिए बोला गया था, क्रिप्स मिशन के लिए बोला, डेड एज अ डोर नेल किसके लिए बोला गया, तो वो आपको जो अगस्त ऑफर है उसके लिए बोला गया। तो आप देख रहे हो कि मतलब आप सुप्रीमेसी, वाइसराय तो अभी भी सुप्रीम है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी आजादी। तो हम नहीं मान रहे, अभी भी बात बनी नहीं, अब बनी नहीं है, वॉर चल रही है। अब वॉर में ना उनको मिल रहे हैं फटके उधर से, ठीक है, उधर से जर्मनी है वो परेशान करके बैठा है, ठीक है। तो अब गांधी जी ने बोला कि हम जो है क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे। यही सेम बात कब बोली थी उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 साल पहले बोली थी कि स्टार्ट कर देते हैं, बट गांधी जी उस टाइम पे नहीं माने थे। अभी क्विट इंडिया मूवमेंट को वो मानते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब सम टाइम आपको दिखता है कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टी हो रही है चीजें। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं कि हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। क्या मांगेंगे कि अभी के अभी छोड़ के जाओ, ब्रिटिश रूल खत्म करो, हमें नहीं चाहिए, ना हमें कोई फासिज्म चाहिए, ना हमें कोई इंपीरियलिज्म चाहिए, ठीक है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें अपना देश खुद चाहिए। तो बोलते हैं कि ठीक है, गांधी जी जो है वो लीडर कहलाते हैं, लेकिन जो बॉम्बे में ग्वालियर टैंक के पास यहाँ पे रेटिफाई किया था कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करें 8 को। इसको समटाइम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, 8 अगस्त का हुआ था, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। तो नेहरू जी और पटेल जी ये लोग पूरा उसको देखते हैं काफी। तो 9 तारीख आता है, 9 तारीख को ये लोग क्या करते हैं, सारे लीडर्स को उठा लेते हैं। 8 को स्टार्ट किया, 9 तारीख को सारे लीडर्स को उठा लिया कि एक तो हम वॉर से परेशान है, तुम ऊपर से मूवमेंट कर रहे हो, मार पीट के बहुत मारा, मार पीट के सबको। तो गांधी जी जेल जाने से पहले बोल के जाते हैं डू और डाई, करो चाहे तो मरो। अब किसी को ये बात समझ में नहीं है कि वाई गांधी से, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वाली चीज है। कुछ हिस्टोरियंस को कहते हैं कि गांधी ने वायलेंस को सपोर्ट किया, मरने की बात करी, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो वो बोल के गए कि डू और डाई। तो गांधी जी जब बोल रहे थे तो बोले सुनो ऐसा है कि अभी ना जो स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो अपना फ्यूचर में अच्छे से कर लेंगे, वो पढ़ाई छोड़े। जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं। पहले क्या बोल रहे थे, आप रिजाइन कर दो, सीडीएम हुआ तो क्या बोला, रिजाइन करके आओ, ठीक है, अपनी नौकरी छोड़ कर आओ। बट अभी क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं नहीं रिजाइन मत करो, बट तुम ये मानो कि नहीं, मतलब तुम आईएनसी के साथ हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हो, अपनी देश के साथ हो। सोल्जर्स को बोला कि आप आर्मी मत छोड़ो, लेकिन आप हम लोगों पे फायर मत करो, मतलब इंडियन लोगों पे फायर मत करो। स्टूडेंट के लिए भी यही बोला, जमींदार के लिए भी यही बोला, प्रिंसेस को जो प्रिंसली स्टेट था उसको बोला कि आप जो हो यार, आप अपने लोगों के लिए रूल कर रहे हो ना, तो आप सपोर्ट करो ना, आप हमें सपोर्ट करो, आप ब्रिटिशर्स को क्यों सपोर्ट करते हो। तो उधर से भी हुआ कि पूरा सपोर्ट करा कि मतलब कि चलो पूरा नेशन जो है सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी देखो चीजें चेंज हो रही है ना, अभी रिजाइन करने को नहीं बोला, अब बोला कि आप जो है बस हमें सपोर्ट करो। अब कौन कौन पार्टिसिपेट हुआ था, ये सवाल आता है कि इस वाले में किसने पार्टिसिपेट किया था, इस वाले मूवमेंट में किसने नहीं किया था। दीज आर द थिंग्स जो स्टार्ट होती। यूथ हमेशा से
बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है, वुमेन पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से करती हैं, पीजेंट भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी करते हैं। मुस्लिम जो मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है, मुस्लिम्स करते हैं, मुस्लिम लीग नहीं करती। जो इंडिया में और मुसलमान थे वो करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग एज ए पार्टी वो नहीं करती, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको अपनी बात मनवानी थी ना, उसको चाहिए था पाकिस्तान, तो वो नहीं करती सपोर्ट। ठीक है, हिंदू महासभा भी बोलती है कि ऐसा है, मैं नहीं मानता, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। कम्युनिस्ट भी होते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते। कम्युनिस्ट क्यों सपोर्ट नहीं करते, आप सुनो। कम्युनिस्ट जो होता है ना, कि रशिया जो है ना, एंड में ब्रिटेन को सपोर्ट करता है वॉर में, तो जो रशिया कर रहा है, जो वहां के कम्युनिस्ट कर रहा है, वो लोग यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी उसी को मानती थी कि अगर रशिया ब्रिटेन को वॉर में सपोर्ट कर रहा है तो हम भी सपोर्ट करेंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं करती। बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, अब पार्टिसिपेशन है, लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब खुलेआम तो आएंगे नहीं, है ना, खुलेआम तो रोड पे नहीं, तो रेडियो चला रहे हैं। उषा मेहता करके अभी आई थिंक सारा अली खान की एक मूवी आई थी, उषा मेहता का उन्होंने रोल प्ले करा है उसके अंदर। तो ये लोग अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे इस तरह से। तो आप इनका भी एग्जाम्पल, अगर आपको वुमेन के बारे में लिखने को आए कि पॉलिटिकली वुमेन कैसी एक्टिव थी, अरुणा आसिफ अली के बारे में आप लिख सकते हो। ये लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहार से थे। तो ये लोग पूरा फुल किसी तरह से पार्टिसिपेट अपना कर रहे थे। गवर्नमेंट क्या करेगी, बर्दाश्त तो करेगी नहीं, तो लाठीचार्ज, मारपीट चालू। गांधी जी ने बोला कि देखो, तुम जिस हिसाब से इतनी वॉयलेंस कर रहे हो, मैं जो भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। अब क्या होता है कि वॉर होती है ना जब, तो आपको अनाज तो सारा यहाँ से जा रहा था, जहाँ पे सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनके पास। वॉर का टाइम है, इन्फ्लेशन हो रखा है, तो वेस्ट बंगाल में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ा अकाल आता है, वहां पे लोगों के पास खाने को नहीं थे। तो 3 मिलियन के आसपास लोग बोलते हैं कि लोग ऐसे ही मर गए बस। तो आप सोचो कितना डेडली है ये चीज, कैसा लोगों को लग रहा होगा कि हमारा पैसा है, हमारी सरकार है, हमें खाने को नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह की सिचुएशन थी। अब लोगों ने बोला कि देखो ऐसा है कि तुम सरकार होगे, हम जो है अपनी सरकार बना लेंगे। तो लोग पैरेलल गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि सवाल आपको आता है कि बलिया यूपी में, वहां पे चिट्टू पांडे होता है, वो कहता है मैं अपनी सरकार बलिया में बना चुका हूँ। सातारा जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे प्रति सरकार, वाईबी चौहान, नाना पाटिल, ये लोग लीडर्स हैं, ये लोग अपनी अपनी सरकार बनाते हैं। मतलब सरकार मतलब कि वो लोग अपने लोग को एजुकेशन देंगे, हेल्थ केयर देंगे, जो एक सरकार का काम होता है वो करेंगे। तामलुक जतिया सरकार, बंगाल में अंबिका चक्रवर्ती, ये लोग अपने एरिया में अपनी सरकार को डिक्लेयर करके बैठे कि देखो जो है ये हमारा, हम सरकार बना चुके। तो पैरेलल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है कि बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट मैच द फॉलोइंग में आता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखो डेडलॉक सा था ना कि कोई तो बात ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, वॉर में अलग फटके पड़े हैं। तो राजा गोपालाचार्य जी जो होते हैं, वो बोलते हैं मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अपना प्लान लेकर आता हूँ, जो मुस्लिम लीग और जो आईएनसी के बीच में जो मतलब चीजें समझ में आ रही है ना। तो मैं क्या वॉइस ब्रेक हो रही है अभी ठीक है मैम, बीच में हुई थी। अच्छा। तो राजा गोपालाचार्य जी जो अपना एक प्लान लेकर आते हैं, जिसको हम लोग सीआर प्लान बोलते हैं। वो बोलते हैं कि देखो जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग है, ये एक दूसरे को कॉपरेट करें। गांधी जी ने बोला ठीक है हम सपोर्ट करते हैं। और जो लीग है ना, लीग बोले कि हमें साथ में आजादी चाहिए, बात का हम बाद में देख लेंगे, अभी हम आजादी के लिए साथ में लड़ेंगे। ठीक है, वॉर के बाद जब वॉर खत्म हो जाएगी, जब हमें आजादी मिल जाएगी, तो जो मुस्लिम एरिया जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, वहां के जो लोग हैं ना, वो प्लेबीसाइड से डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि हाँ आपको एक सेपरेट स्टेट बनना है कि नहीं बनना है। प्लेबीसाइड का मतलब होता है कि वहां के लोग वोट करेंगे कि हमको किसके साथ जाना है। ठीक है, तो वो अब आपको क्या लगता है कि जिन्ना एक्सेप्ट करेगा? बोला, जिन्ना बोलता है ऐसा है कि मेरे को 2 नेशन चाहिए। 2 नेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान बनाओ, इंडिया बनाओ, मेरे को मतलब ही नहीं है तुमको जो करना है। तो वो बोलता है नहीं, वहां के जो मुस्लिम है ना वो डिसाइड करेंगे, वहां की पूरी पॉपुलेशन को तुम वोटिंग करने पर मत बैठा देना, वहां के जो सिर्फ मुस्लिम है वो डिसाइड करेंगे। ये बात तो गलत है ना, वहां पे कुछ हिंदूज भी रह रहे हैं, जो बंगाल है, तो उनके साथ तो गलत हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इस प्लान को नहीं मान रहा। तो सीआर प्लान भी फेल हो जाता है।
तो इधर सारे प्लान फेल हो रहे हैं। और उधर जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में भी जो है ना, इनको ऐसा लग रहा था कि वॉर जो ये हार जाएंगे, तो वहां पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन में वहां पे ना सरकार बदल जाती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है, जो कि ऐसी होती है जिसका ये मानना होता है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, दूसरे देश पे हुकूमत कर रहे हैं, ये सब चीज नहीं चलेगी, हमें छोड़ देना चाहिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। तो वहां की जो सरकार है वो इस फेवर में आ चुकी है। तो अब वो वहां की सरकार वहां राजी हो चुकी है ना, कि आप जो है हम छोड़ के जा रहे हैं। बट यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। यहाँ पे तो आईएनसी अपना बोल रही है, मुस्लिम लीग अपना बोल रही है, ये लोग किसी मुद्दे पे पहुंच ही नहीं रहे। फिर से देसाई लियाकत पैक्ट आता है, भूलाभाई देसाई और लियाकत अली मिलके बनाते हैं, बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि हम जो है अभी इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं अभी अभी के लिए, ठीक है, बाद में देखेंगे। बाद में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहां पर जितने मुस्लिम नॉमिनेटेड मेंबर सेम आएंगे, मतलब अगर 20 मेंबर आईएनसी से आ रहे हैं तो 20 मेंबर लीग से भी आएंगे, इक्वल नंबर होगा। भले ही आईएनसी की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम लीग में मुस्लिम्स कम है, लेकिन तब भी वो बोलते हैं कि चलो मान जाएगा कम से कम। और 20% सीट जो है हम रिजर्व कर देंगे माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। तो तब भी जो है उनको बोलते हैं, जिन्ना जी बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मेरे को तो अलग से चाहिए। तो प्लान पे प्लान कुछ हो नहीं रहा है। लॉर्ड वेवल को बोला जाता है कि आप जाओ, आप नया प्लान देकर के आओ। तो ये नया प्लान पता नहीं किस हिसाब से देते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आया कि ये प्लान दिया क्यों। अभी इंडिपेंडेंस की बात आ रही है, ये बोलते हैं सुनो इंडिपेंडेंट हो तुम लोग, लेकिन जो वाइसराय है और कमांडर इन चीफ जो है ना, वो हम लोग रहेंगे, बाकी सारे मेंबर्स तुम लोग रहोगे। तो किस बात की इंडिपेंडेंस? आप तो वाइसराय, आप तो रहोगे ना वाइसराय, कमांडर इन चीफ आप ही रहोगे, तो इंडिपेंडेंस किस बात की? हिंदू मुस्लिम का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो बात करते हैं कि किसी को लगता है कि फिर क्यों, मतलब इस तरह की बातें क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंस की तो बात हुई नहीं। तो अगेन ये वाला भी प्लान जो है फेल हो जाता है। अब क्या है, वॉर जीत गए, ठीक है। वॉर जीतने के बाद लेबर पार्टी बन गई। तो लेबर पार्टी ने बोला ऐसा है, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वहां पे पावर दो, लोगों को ट्रांसफर करो पावर, और तुम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंट करो, तुम लोग वापस आओ, हमें नहीं चाहिए अभी ये सब कुछ, हम एंटी इंपीरियलिस्टिक हैं। क्योंकि लेबर पार्टी जो थी वो इंडिया को सपोर्ट करती थी। तो अब क्या होता है, वॉर के टाइम पे ना कुछ कुछ चीजें होती हैं, जो कि आईएनए ट्रायल जो है कि जो इंडियन आर्मी होती है उसके कुछ लोगों को जो है फांसी दी जाती है। 2-3 अपसर्ज होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक अपसर्ज होता है, अपसर्ज नंबर 3, बॉम्बे में क्या होता है, रिन म्यूटनी बोलते हैं उसको, रॉयल इंडियन नेवी। वहां पे क्या होता है कि जो इंडियन लोग है ना, जो नेवी के अंदर इंडियन लोग हैं, उनको ना ढंग से ना खाने को मिल रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है। जो लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, उनको खाने को मिल रहा है, वो उनको गाली गलौज करते थे। तो उनको लगता है कि क्या चल रहा है ये, मतलब क्यों हमारे देश में हो और उल्टा हमें ही सुनाते हो, हमें खाने को नहीं देते। तो वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है। उसको उसको ऐसे बोला जाता है कि जो रिन म्यूटनी था ना, वो एक ऐसा इवेंट था जो कि ब्रिटिश रूल का आखिरी इवेंट था। उसको बोलते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। कांग्रेस बोलती है कि देखो हम इस तरह के अपसर्ज को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये लोग अगर खुद रिवॉल्ट करने लग गए तो फिर देश कैसे सिक्योर रहेगा, ठीक है। अभी पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी ना अपनी। तो ये 3 ट्रायल होते हैं। कोलकाता में आईएनए ट्रायल होता है, एक राशिद अली है, उसको 7 साल की जेल हो जाती है, उसके लिए अपसर्ज होता है। तो ये चीजें चल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 3rd वाला इंपॉर्टेंट है, 1st वाला इंपॉर्टेंट है। 1st वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, आईएनए ट्रायल होता है तो इनको कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट, क्योंकि ये लोग रिवॉल्ट करते हैं, तो इनको पकड़ करके बोलते हैं कि आप तो इनको फांसी देंगे। तो बहुत बड़े बड़े इनके नाम याद रखो आप, कर्नल प्रेम सेंगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लोन और मेजर जनरल शाहनवाज खान। तो ये 3 लोग होते हैं जिनको फांसी के लिए बोला जाता है। तो बड़े बड़े लीडर्स, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सापरो, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जो हैं बड़े बड़े, ये लोग वकील हैं, तो ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप जो है गलत कर रहे हो, ठीक है। एंड मैक्सिमम सारी पार्टीज, जितनी भी पार्टीज थी, हिंदू महासभा थी, आरएसएस थी, जस्टिस पार्टी थी, सब जो है इनको सपोर्ट करती है कि इनको फांसी वासी नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है इनके साथ। अब आया, ठीक है, अब जो है इलेक्शन आ गया, ठीक है। 45 में इलेक्शन होता है, विंटर इलेक्शन होता है ये।
तो यहाँ पे इलेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो वो था इलेक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के बेसिस पे होता है, 35 नहीं, क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था ना कि कांग्रेस और ये सब मान नहीं रही थी इस एक्ट को, तो उस एक्ट के ऊपर नहीं होता। अब जो है आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती। तो 57 सीट वो लोग अपने सेंट्रल में लेकर के आते हैं और मैक्सिमम जगह पर वो अपनी सरकार बना पाते हैं। मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जीतती है, लेकिन सब जगह से नहीं जीत पाती है। तो अब आप देखो कि जिन्ना जो है वो जीत नहीं पाए, इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो अब जिन्ना जो है एकदम वैसे वाले मोड में आ जाएंगे कि अब तो मैं कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, मैं तो अब लेकर आऊंगा, पाकिस्तान तो मेरे को लेना है, क्योंकि वो हार गए, इलेक्शन भी हार गए। पहले क्या लग रहा था कि नहीं मुस्लिम लोग जो है वो जिन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है, मुस्लिम जो है वो आईएनसी को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो ये लास्ट इलेक्शन है ब्रिटिश इंडिया के अंदर, इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। कांग्रेस, आप देख गया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर आई, ठीक है, अब इलेक्शन भी हो गया, तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ठीक है इलेक्शन हो गया, सरकार बनाओ और तुम लोग अपना अपना देख लो भैया, हम लोग जा रहे हैं छोड़ करके, देख लो कैसे चलाना है यहाँ पर। तो अभी तक तो कुछ बन के नहीं आया ना, जिन्ना अलग परेशान है, सब लोग अलग परेशान, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है इंडिया, उसमें 3-4 मेंबर होते हैं, इसका नाम पूछते हैं आपसे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन वाला ये फिर से आया, एवी अलेक्जेंडर, ये लोग सब आते हैं और बोलते हैं कि देखो पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, ये एक प्लान देते हैं, बहुत बड़ा सा प्लान देते हैं, बोलते देखो पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, फुल फ्लेजेड जो पाकिस्तान की बात करो वो तो नहीं बनेगा। तो आपको क्या लगता है जिन्ना क्या रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली कोई कुछ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, जिन्ना को फुल फ्लेजेड पाकिस्तान चाहिए था। तो बोलते हैं कि हम जो है ना स्टेट को 3 भागों में बांट देंगे। 3 भागों में क्या बांटोगे? तो जो कुछ स्टेट होंगे जो मद्रास सेक्शन ए के अंदर आएंगे, मद्रास, बिहार, बॉम्बे, हिंदू डोमिनेटेड लोग होंगे, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, सिंध, ये मुस्लिम मेजोरिटी वाले स्टेट होंगे, सेक्शन सी के अंदर बंगाल, आसाम, यहाँ पे दोनों लोग हैं। तो हम इस तरीके से स्टेट को बांटेंगे, ठीक है। और जो अलग अलग स्टेट है, ये सारे स्टेट अलग अलग है, तीन अलग अलग स्टेट है, लेकिन जो इनका जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल अफेयर है, इसका सेंटर कॉमन है, ठीक है, ये बोल दिया। ये भी बात जिन्ना को पसंद नहीं, किस बात का कॉमन सेंटर, जिन्ना को तो सब कुछ अलग चाहिए था ना, एक अलग से कंट्री चाहिए थी, ठीक है। तो ये भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। प्रिंसली स्टेट को बोला कि आप जो है कि आपको मतलब अगर आपको ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी की कोई जरूरत नहीं, आप जो हो फ्री टू ज्वाइन सक्सेसर गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रिंसली स्टेट जो था, आप चाहो तो कांग्रेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और 10 साल के बाद जो स्टेट बने हैं ना, जो 3 स्टेट बने हैं, उनके पास राइट होगा कि वो ग्रुप को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल्कनाइजेशन, जो यूरोप में एक कंसेप्ट है, और जो बॉल्कनाइजेशन मतलब होता है कि कंट्री को ना तोड़ देना, ठीक है। इंडिया में इतने सारे स्टेट है, ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेट अपने आप को एक कंट्री डिक्लेयर करते हैं। ये एक तरीके से शुरुआत थी इस चीज कि 10 साल के बाद तुम कह रहे हो कि जो स्टेट है, मान लो बिहार है, वो कहेगा कि नहीं यार मैं तो कंट्री हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को, जैसे बंगाल उस टाइम पे बहुत ज्यादा अलग होना चाहता था। तो इस तरह की बात, मतलब अगेन ऐसी नॉनसेंस चीजें जो कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं है, कि ना तो आईएनसी मानने वाली थी, ना ही मुस्लिम लीग मानने वाली थी। अगेन बोला कि नहीं हम तो मान ही नहीं रहे हैं। तो अब 1946 आ चुका है, लीग बोला कि ऐसा है कि मेरे को तुम्हारी कोई बात ही नहीं माननी, मैं डायरेक्ट एक्शन पे बिलीव करता हूँ। अब जो है कम्युनल राइट शुरू हो जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्शन अगस्त 16 को होता है कि बात नहीं मान रहे हो, कम्युनल राइट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मारपीट स्टार्ट हो गया, डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग स्टार्ट कर देती है। मुस्लिम लीग को क्योंकि पाकिस्तान चाहिए था, ठीक है। एटली बोलता है कि देखो यार, जो है 30 जून 1948 को इंडिपेंडेंस डे फिक्स करो, ठीक है। अगर वहां के पॉलिटिशियन मानते हैं तो मानो, तुम लोग उस टाइम तक मनवा लो, फिक्स करो और तुम लोग वहां से निकलो ब्रिटेन। यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना लीग मान रही है ना कुछ मान रहा है, और ऊपर से जो जिन्ना है उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर कर दिया, मतलब कितने सारे लोग मर रहे हैं।
तो अब इनके ऊपर और प्रेशर आ गया कि यार इतने लोग मर रहे हैं, इससे पहले कि कुछ तो करो, कुछ करो ताकि सब चीजें रुके और दोनों, अगर बनना है दोनों कंट्री को अलग अलग तो हो, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, किसी तरह हम लोग जो है किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो माउंटबेटन को बोला कि तुम एक प्लान दो, जिसको हम लोग जून प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, जून प्लान भी बोलते हैं। बोला कि देखो जो हिंदू एंड मुस्लिम बंगाल पंजाब वाला है ना, वहां पे हम वोटिंग करा लेते हैं, वोट के थ्रू करा लेंगे। अगेन जिन्ना क्या बोलेगा कि नहीं, जो सिंध है वो अपने आप अपना डिसीजन लेगा, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है और जो बंगाल है वहां पे रेफरेंडम करा लेंगे, मतलब वहां पे लोगों से पूछ करके कि उनको किनके साथ रहना है। बंगाल चाह रहा था अलग होना, बोला नहीं, कोई बंगाल को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। हैदराबाद चाहता था कि वो पाकिस्तान में चला जाए, उसको भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमको तो यहीं पे रहना पड़ेगा, पाकिस्तान वाला कुछ नहीं होगा। और इंडिपेंडेंस जो है आप 15 अगस्त 1947 को आप इंडिपेंडेंस ले लो, ठीक है। कि और वो बोलता है कि तुम जो बाउंड्री कमीशन है, जो रेडक्लिफ है, वो आएगा, बाउंड्री डिसाइड करेगा। ये हुआ। अब देखो चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। तो मतलब माउंटबेटन प्लान ने एक इतनी सी तो बात बोल दी कि 2 डोमिनियन हो, मतलब कि पाकिस्तान बनेगा, है ना। बाकी चीजें धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होगी एंड फिर उसके बाद फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा 15 अगस्त 1947 को। इंडिया जो है उसको बोलेगा कि भैया हम लोग जा रहे हैं, तुम देख लो, तुम अपनी सरकार बनाओ। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट से बोला जाता है कि आप चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 2035 के हिसाब, सॉरी 1935 के हिसाब से जो बाकी सारी चीजें हैं वो सब कुछ चलेगी, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग को क्लियर, एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, उसको अबॉलिश कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी लॉज हैं, जो भी व्हाटएवर है, वो किसी चीज पे एप्लीकेबल नहीं है। आप खुद से अपने लॉज बनाइए, आप अपने अपने आप को खुद से देखिए, ठीक है। इसने पार्टीशन को बोल दिया कि हाँ पार्टीशन होगा। और जो रेडक्लिफ सर थे, रेडक्लिफ सर जो थे वो कभी इंडिया आए नहीं थे, और उनको बुलाते हैं और उनको जल्दी जल्दी में बोला जाता है कि आप जो हो ना पार्टीशन कर दो। ना तो वो उस प्रॉपर पूरी जगह को घूमे होते हैं, ना कुछ क्या होता है, वो बस लाइन खींच देते हैं मैप के ऊपर और इस तरह से हमारा पार्टीशन हो जाता है। तो ये काफी वियर्ड सी चीज है कि वो इंसान जिसको इंडिया का कुछ पता नहीं था, वो आता है और डिवाइड करके चला जाता है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम था। और उनको बहुत जल्दी बोला जाता है कि आपको जल्दी से जल्दी जो है देना है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे राइट्स शुरू हो चुके थे, यहाँ पे मारपीट स्टार्ट हो चुकी थी। तो दीज आर द थिंग्स जो चल रहे थे। मैंने बीच में आप लोगों को 1938, 1939 ये स्किप किया था, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि मुझे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आपको पढ़ाना था उसको। सुभाष चंद्र बोस जी जो है एक बहुत अच्छा सा रोल प्ले करते हैं इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए। तो ये जो है मतलब आई डोंट नो, बट वॉयलेंस को तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि वॉयलेंस को सपोर्ट करते थे, बट हाँ इनकी और गांधी जी की इतनी ज्यादा बनती नहीं थी। स्टार्टिंग में बहुत बनती थी, बाद में इनकी नहीं बनती थी, क्योंकि गांधी जी नॉन वॉयलेंस में बिलीव करते थे। तो इनका ये मानना था कि नहीं भैया जैसे को तैसा, ठीक है। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने गांधी जी को बोला था कि आप फादर ऑफ नेशन हो, जो हम आज कहते हैं ना कि गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला। सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जैसे आज यूपीएससी का पेपर होता है, तो पहले एक पेपर होता था, तो वो क्वालिफाई करते हैं और वो क्लियर करते हैं, उनकी शायद 4th रैंक आती है। तो वो जाते हैं वहां पर और फिर वो सर्विस छोड़ देते हैं, कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं किसके लिए सर्विस कर रहा हूँ, मेरे लोग तो नहीं है ये, मतलब मैं तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम कर रहा हूँ ना। तो वो सर्विस छोड़कर आ जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। फिर वो यहाँ वापस आते हैं, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, बंगाल की सेक्रेटेरिएट बनते हैं स्टेट कांग्रेस के। फिर वो धीरे धीरे करके मैंने आपको बताया था कि जब लाहौर सेशन हुआ तो वो जो है उनके साथ आए, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई। तो वो धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट कर रहे थे पॉलिटिक्स में, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट करते हैं, खुल के पार्टिसिपेट करते हैं। और वो गांधी जी को बहुत बड़ा लीडर मानते थे, फादर ऑफ नेशन बोला था तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत बड़ा लीडर मानते थे। तो वो 1938 में कांग्रेस का एक सेशन होता है हरिपुर के अंदर, हरिपुरा सेशन बोलते हैं, तो वो वहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं उस सेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बहुत यूथ के बहुत फेवरेट थे, तो ये ना बहुत फेमस हो जाते हैं, कांग्रेस के अंदर भी बहुत फेमस हो जाते हैं। तो 1939 में इनको फिर से इलेक्शन के लिए चूज किया जाता है
कि आप फिर से प्रेसिडेंट बनोगे कांग्रेस के, त्रिपुरी सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है उस टाइम पर कि और ये लोग जो है ना ये बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ये बात हो रही होती है कि देखो ब्रिटेन परेशान है तो हमें उनका फायदा उठाना चाहिए, हमें सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं नहीं हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो गांधी जी को ये लग रहा था कि इनकी इसकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। तो गांधी जी एक अपना मेंबर चूज करते हैं, पतब्बा सीतारमैया जी, और उनको बोलते हैं कि ये मेरा मेंबर है और इसकी अगर ये हारता है ना तो मेरी हार होगी, ठीक है, इलेक्शन में, कांग्रेस की प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। तो फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जो बोस हैं वो जीत जाते हैं। तो गांधी जी को ऐसा लगता है कि यार मतलब गांधी जी ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि मतलब अगर इसकी हार होती है तो मेरी भी हार होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि जो कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी होती है ना वो ढंग से इनको सपोर्ट नहीं कर रही होती है सुभाष चंद्र बोस जी को। तो सुभाष चंद्र बोस जी समझ जाते हैं कि गांधी जी जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस के अंदर ही वो एक अपना पार्टी टाइप का बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो वो 1939 में बनाते हैं। सवाल आता है कि इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसने बनाया था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो वो बनाते हैं और फिर वहां से वो ना कांग्रेस की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है, फिर वो अपना चले जाएंगे अपना देखने के लिए, ठीक है। उनके जो बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, तो वो उनसे भी ये बात बोलते हैं कि हमें जो है तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि हमें जो है इस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ना तो ना बोला था ना तो हाँ बोला था। वो जो है एक साथ एक टाइम पे गांधी जी की बात सुनते थे, दूसरे टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी की बात सुनते, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी की बात स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो जो ब्रेन चाइल्ड बोलते हैं, जो मतलब आईएनए जिसने बनाया है उसका नाम है मोहन सिंह, ठीक है। तो आईएनए जो ये अब क्या करते हैं कि इनका यहाँ पे समझ में आ गया कि इनको तो कुछ नहीं होने वाला। फिर इनको लगता है कि दोस्त का जो दुश्मन जो है, जो दुश्मन का दुश्मन तो मेरा दोस्त हुआ। तो ये बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ जापान, मैं जापान की हेल्प लूंगा और मैं यहाँ पर ब्रिटिशर्स को उनके थ्रू उनसे हेल्प लेकर के मैं इनको हरवाऊंगा। तो ये जाते हैं और जो वहां के जो मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, मतलब सॉरी हाँ प्रिजनर्स ऑफ जो वॉर होते हैं सॉरी, तो उनको सारे लोगों को इकट्ठा किया और अपनी एक आर्मी बना दी वहां पर सिंगापुर के अंदर एंड जापान में हेल्प लिया। तो वहां पर वो अपनी आर्मी में जो वुमेन, अपनी आर्मी में वुमेन को भी वो रखते थे। तो रेजिमेंट होता है आर्मी के अंदर, तो ऐसे ऐसे नाम रखते थे कि रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। तो वो क्योंकि वो उनका इक्वालिटी में मानते थे तो वो वुमेन को भी पूरा पूरा पार्टिसिपेट करवाते थे। फिर वो क्या करते हैं, वो आर्मी लेकर के अपनी चलते हैं। फिर वो जाकर के जो है ऐसा बोला जाता है कि वो जो है हिटलर से भी मिले थे, बट हिटलर ने उनको सपोर्ट नहीं करा। तो इस तरह से बात हो रही होती है। बट एक चीज आप समझो कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। जो जापान के लोग थे वो फासिज्म, और जो हिटलर था वो भी कोई अच्छी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहा था। गांधी जी ने बोला था कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। इंपीरियलिज्म, ये जो ब्रिटिशर्स है ये इंपीरियलिस्टिक है और वो लोग जो है वो फासिस्ट है, तो क्या डिफरेंस है, हमें तो इन दोनों के बीच में पढ़ना ही नहीं है। बट इनको लगता था कि हम उनसे हेल्प लेकर के हम अपने आप को आजाद कर लेंगे, फिर ये चले जाएंगे। तो गांधी जी को लगता था कि नहीं, हम एक से तो आजाद हो जाएंगे और फिर दूसरा हम पे फिर से राज करने लगे। तो फिर ये सिंगापुर जाते हैं, वहां पर अपनी जो है एक लीग बनाते हैं, अपनी आर्मी बनाते हैं। और वहां पे सिंगापुर में ये ऐसा बोलते हैं कि वहां से ना वो आर्मी को, मतलब पूरी आर्मी को जो है ढंग से वहां से पूरा आर्मी बना के वहां पे एक पैरेलल गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, ठीक है। रास बिहारी जो बोस होते हैं उनको जो आईएनए है, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उसका जो है ना उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। तो जापान से लेकर के सब जगह पर जाते हैं, इधर उधर अटैक भी होता है, नागालैंड की तरफ अटैक होता है, अंडमान में अटैक होता है, सब तरफ से अटैक होता है। बट ऐसा कुछ जो है ना, ऐसा कुछ हाथ में नहीं आता। फिर ऐसा बोला जाता है कि वो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो गायब हो गए थे अचानक से। तो पता नहीं, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, नो वन नोस। एंड सारे हिस्टोरियंस के पास अलग अलग स्टोरी है, तो आप लोग उसमें उसमें मत फंसो, वो डिबेटेबल चीज है। तो बस इनकी स्टोरी यही थी। अभी एक सवाल मैंने कुछ टाइम पहले देखा है कि जो हिस्ट्री है ना, थोड़ा अब वुमेन से रिलेटेड चीजें पूछ रही है। तो ये लास्ट ईयर आरसीए ने भी पूछा है,
वुमेन से रिलेटेड कि वुमेन की कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताइए, इसमें कौन थी, उसमें कौन थी। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एक भारतीय स्त्री महामंडल करके इलाहाबाद में बनता है, तो सरला देवी चौधरानी जी है, वो बनाती है। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस होता है 1904 के अंदर, रामाबाई रनाडे, एमजी रनाडे की वाइफ है, वो बनाती है। आर्या महिला समाज, पंडिता रमाबाई सरस्वती। इन दोनों नाम में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि सेम ना, रामाबाई रनाडे सरस्वती, तो थोड़ा सा रट के जाना है इसको, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन बनता है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वुमेन कॉन्फ्रेंस बनता है। इससे सवाल आया है, ये जो लास्ट वाला है ना, इससे लास्ट टाइम पे सवाल आया। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग सवाल जो है अब पूछना शुरू करा है इन लोगों ने, ठीक है। ये आपकी जो गांधीयन इरा है उसकी एंड है, उसका आप आज मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है बची है मॉडर्न की, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स राइट नाउ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। सर आप हैं उधर? जी मैं हूँ। सर मैंने माइक्रोफोन खोल दिया है बच्चों का, वो बात कर सकते हैं। आप लोग को तो सवाल है, पूछिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम आपने जो कल पीपीटी हमारे साथ शेयर करी थी उसमें ना कुछ चीजें ब्लैंक है, मतलब इन द बिटवीन ऑफ द बॉक्सेस, जैसे आपने हमें वो पढ़ा भी दिया था लेकिन हमें उसमें शो नहीं हो रही है वो चीजें। अच्छा ओके, अभी मैं इसको आपको फिर से, ये अपलोडेड वाला है, इसमें सारी चीजें हैं, मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगी। ओके थैंक यू मैम। आप लोग प्रॉब्लम ये है कि जब माइक्रोसॉफ्ट से वो खोलते हैं तो वो पूरा सब चीज़ दिखता है, ठीक है। वो पीडीएफ नहीं है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर बहन माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला ऐप डाउनलोड करेंगी ना तो उनको दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी दिक्कत हुई। वो मैं समझ गया, को पायलट मांगता मैं है एक इसमें। काम करूंगी, मैं आप है ना पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया हाँ, मैं कीजिए। पीपीटी को कन्वर्ट कर दूंगी पीपीटी, हाँ आप सबके लिए। मैडम मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ क्लास में, तो वेलकम। प्रीवियस जो भी क्लासेस है उसका पीडीएफ कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो आप अवेलेबल कर सकते हैं मैडम? प्रीवियस मेरी कल ही की क्लास हुई है, आपने ज्यादा मिस नहीं किया, आप बहुत लकी हो। तो कल ही की क्लास है, वो भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। देखो आज 9th डे है जो हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, ओरिएंटेशन से लेके अब तक ये सारे लेक्चर्स आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आप यूट्यूब मीडिया एकेडमी पे ये सारे चैनल, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और इसके अलावा पीपीटी मैं देखता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस, आप मुझे 1-to-1 व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सर, आज ही ज्वाइन हुआ सुबह। अजय, आप मुझे 1-to-1 कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आप सारी डिटेल दिलवा दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक्स। मैम ये पीडीएफ हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी क्या? हिंदी पे ना हम लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, अभी आपको मिल जाएगा। Ma'am, can you provide important topics for JMI RCA? देखो बेटा, अभी ना मेरे पास मतलब आपके पास भी टाइम नहीं है, मुझे भी क्लासेस कम मिली हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगी। तो व्हाटएवर मैं आपको पढ़ाऊंगी या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट है। Okay, ma'am. बाकी अदर चीजों के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो। मैम मैं अदर आरसीए की तैयारी, एक इंसान एक बार। गो अहेड प्लीज। मैम मैं अदर आरसीए की तैयारी करता हूँ, तो उसमें 100 क्वेश्चन जीएस का आता है, तो उसमें से हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन आ सकता है? 10 क्वेश्चन तो आप मार्जिन है, 10 से 12 तो मिनिमम। Ma'am, but अब 60 Okay, ma'am. आएंगे this year. ओके मैम। अदर आरसीए जैसे शिबली है। अदर आरसीए का जैसे आई थिंक हमदर्द आरसीए जो है, शिबली आरसीए। अभी हम यहाँ पे जामिया की बात करेंगे। जामिया की तैयारी में सारे आरसी आते हैं, इसकी तैयारी कर लोगे सारी तैयारी आपको, सारी आरसी कवर हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। मैम मॉडर्न हिस्ट्री में मैम रिवॉल्ट ऑफ 1857 से कोई क्वेश्चन रहता है, कोई अपस्विंग या किसी अपस्विंग से, या कमेंसमेंट ऑफ पोर्चुगीज और वगैरह से? एक बार पोर्चुगीज के लिए पूछा था कि उन्होंने कौन से क्रॉप्स, जो पोटैटो है ना, तो वो इंट्रोड्यूस करा था,
तो वो पूछा है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इससे नहीं आता है। सिलेबस तो पूरा है ना, मैं बोलूंगी इससे नहीं आता मत पढ़ो, तो आप तो मुझे बोलोगे ना कि मैम आ गया, है ना, क्योंकि सिलेबस पूरा है, लेकिन जो उनका फोकस होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा होता है। उसके बाद मेडिवल में भी मैंने उन्हें देखा है कि वो बुक्स से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं उसके हिसाब से ट्रेंड बता रही हूँ, बट आप ये समझो कि आरसीए के ना कंपटीशन ओवर द टाइम बढ़े हैं, तो अब उनके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना वो भी बढ़ेगा। जो पेपर का मेथड है ना, जो पेपर का जो इजी लेवल है, वो धीरे धीरे करके वो भी बढ़ाएंगे। तो मैं आपको नोट दूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मतलब जितना हो सके मैं उतना पढ़ा। Ma'am, this was my first class as well. So will the PDF be shared in the WhatsApp group only? आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड आप लोग ना इतना हेजिटेंट मत हुआ करो कि पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पीडीएफ मांगू कि नहीं मांगू। आप लोग इजीली खुल के मांग सकते हो और आपको सब कुछ मिलेगा। आपको एक बार, आपको 4 बार भी चाहिए तब भी आपको हेल्प करने के लिए लोग हैं और आपको मिलेगी चीजें, ठीक है। मैम एक बार इंपीरियलिस्टिक और फैसिज्म के बारे में एक ब्रीफ नोट दे देंगे आप? किसके बारे में? इंपीरियलिस्टिक और फैसिज्म के बारे में। आप उसको एक बार आप उस पे लिख दोगे क्या चैट बॉक्स में? इंपीरियलिस्टिक एंड फैसिज्म। देखो इंपीरियलिज्म क्या होता है कि जो मैं एक कंट्री हूँ, मैं किसी और कंट्री पे जाकर के जो है रूल करूँ, ठीक है, बट मैं लॉ को ना ऊपर मानूंगी। ब्रिटिशर्स लॉ को बहुत सीरियस लेते थे। वो कहते थे कि अगर किसी ने लिखा है ना कि एक थप्पड़ ऐसे मारना है, अक्रॉस द मारना है, तो अक्रॉस द लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन फासिज्म इज समथिंग दैट इज एंटायरली डिफरेंट। वो वाली बात है कि जो मेरा वचन ही मेरा शासन है टाइप, वो वैसी वाली बात है। तो फासिज्म इज अ वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ लाइक रूलिंग देन इंपीरियलिज्म, जो कि आपका इटली, जर्मनी, ये उस टाइम पर फासिज्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, कि जो होल लीडर है, मतलब मास के नाम पे, रेस के नाम पे बेवकूफ बना दिया, किसी भी चीज के नाम पे ना पूरी कंट्री को बेवकूफ बना के रूल कर रहे हैं। मैम वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चंस आते हैं आरसीए में? वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स का वो नहीं है, सिलेबस नहीं है, उससे नहीं आएंगे अनलेस कि आपकी करंट अफेयर में कोई चीज ना रही हो। ओके मैम। करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आते हैं तो क्या उसे हम बुक्स में कवर कर सकते हैं जामिया आरसीए के लिए? करंट अफेयर्स आप लोग मतलब देखो स्टैंडर्ड सोच तो आपका जो है वो, आप अगर विजन पढ़ रहे हो, विजन 365, या फिर आपने मंथली पढ़ा है, तो करंट अफेयर्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे। रही बात हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर का जो वो है, और कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे मुझे इस बार लगता है कि मराठा से सवाल आएगा, क्योंकि पूरे साल राजा चोल शासन होते हैं उनके बारे में है, द्वितीय विश्व युद्ध ये सब है, और कुछ मेडिवल से भी है कि हुमायूं के रिलेटेड है वो करंट अफेयर्स में। हाँ, तो जो आप देखो क्या होता है कि जो करंट में जो चीजें चल रही है ना, आपकी ये वाले एग्जाम क्या कराना चाहता है, ये वाला एग्जाम आपका ये है कि आपकी जो भी चीजें करंट अफेयर्स में चल रही हैं आपको पता है कि नहीं, आप जानते हो कि नहीं, वो पूछने, वो टेस्ट करते हैं कि आप जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ओके, तो करंट अफेयर्स में जो चीज होती है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में मोस्टली करंट अफेयर्स ही पूछते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अभी क्या चल रहा है, वो उसका आपको कोर पूछेंगे कि अच्छा बताओ, जैसे अभी पूरे साल मराठा न्यूज में चला है, तो मराठा का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेंगे कि अच्छा बताओ अष्ट प्रधान क्या होता है, तो ऐसे पूछो, ऐसे सवाल आते हैं। ओके मैम, थैंक यू। एनीथिंग? ठीक है, फिर आज ये क्लास क्लोज की जाती है। कल हिस्ट्री और सी सेट दोनों रहेगा, और सी सेट 2 दिन आपका छोटा है क्लास, वो संडे को कोशिश करेंगे कि फर्स्ट हाफ में ही 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस होंगी, तो सी सेट जो आपकी मिस हुई क्लास वो कवर की जाएगी संडे को। क्लास नहीं और पीवाईक्यू किसी ने मांगा आरसी का, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम की जो ग्रुप बनाई गई है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं शेयर कर दूंगा।
और मैं आप लोगों को PYQ जो है वो मैं कराऊंगी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सा आप लोगों को चीजें समझ में आए। हाँ समझ में आया। तब मैं उसको करूँ। जी मैम। ठीक है, किसी को कोई और सवाल है, किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। सर मैं लीव कर रही हूँ। ओके।